जो मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू थार रॉक्स का। अप्रॉक्स ये मैं गाड़ी चला चुका हूँ 24,000 किलोमीटर के आसपास। इसको मैं पहाड़ों पे भी ले जा चुका हूँ, इसको मैंने प्लेन्स में भी काफ़ी ड्राइव करा है, हाईवे ड्राइविंग भी करी है, सिटी ड्राइविंग भी करी है, फैमिली के साथ भी करी है, दोस्तों के साथ भी करी है। तो जो थार रॉक्स लेने वाले हैं उनके लिए यही है कि एक बार ये पूरा व्लॉग ज़रूर देखना गाड़ी लेने से पहले। पहले मैं अपना गाड़ी का वेरिएंट बता देता हूँ। ये MX3 RWD है, 4x4 के स्टिकर में मत जाना। बाकी ये गाड़ी जो मैंने ली थी वो ली थी लास्ट दिसंबर में, इनफैक्ट एंड ऑफ नवंबर, 30 नवंबर की परचेज डेट है इस गाड़ी की। और अब ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए पूरा दिखाऊंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा मैंने गाड़ी में एग्जैक्टली करा क्या क्या रखा है और मेरा MX3 लेने का रीज़न क्या था। तो MX3 लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, ये जिन लोगों को ऑटोमेटिक लेनी है, ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट यही है, इसी से ही ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, इससे पहले मैनुअल आता है जो MX1 आता है। तो MX3 लेने का मेजर रीज़न यही था कि मेरे को बाहर से अलॉय लगवाने थे, मेरे को फॉग लाइट बाहर से लगवानी थी, काफ़ी सारी मेजर चीज़ थी, क्योंकि महिंद्रा की जो फॉग लाइट है उसकी थ्रो ही नहीं है, और इस लाइट का तो क्या ही कहना है, पूरे व्लॉग में बताऊँगा। बाकी अब आपको एक एक करके पहले मैं अपनी मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिकल है। वैसे तो मेरा मानना ये है, थार रॉक्स, हाईलैक्स, ऐसी जो गाड़ी है जो इस सेगमेंट की गाड़ी है, इनफैक्ट थार, नॉर्मल थार भी, जो 3 डोर थार आती है, वो वही लोग लेते हैं जो जिनको गाड़ियों से प्यार होता है, क्योंकि गाड़ियाँ प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो बहुत कम है। इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स है, वो बताऊँगा। अब अगर मैं इसके इसी बजट में जाऊँगा, ये दिल्ली में मैंने कुछ 20 लाख रुपए की ली थी, अगर मैं इसी सेम बजट में जाऊँगा तो मेरे को लगता है बहुत सारी प्रैक्टिकल गाड़ी है, लंबी भी है, मिड साइज़ SUVs भी है। हाँ, रियर व्हील ड्राइव में कम ऑप्शन है, बट काफ़ी इससे बेटर गाड़ियाँ भी और प्रैक्टिकल भी है। बट बीइंग अ कार लवर, जो भी लोग गाड़ियों से प्यार करते हैं, जिनके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बड़ा है, उनको मुझे लगता है ऐसी गाड़ियाँ इसलिए ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उनका दिल लगा होता है गाड़ियों से, जैसे मेरा दिल लगा हुआ है गाड़ियों से। वरना यार 20 लाख में तो बहुत सारी ऑप्शन है। पहले अब स्टार्ट करते हैं, मैंने मॉडिफाई क्या क्या करा रखा है गाड़ी के अंदर। मैं मॉडिफिकेशन नहीं बोलूँगा इसको क्योंकि ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं करा रखा है, बट हाँ बेसिक चीज़ें लगवा रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। मेजर मॉडिफिकेशन है वो गाड़ी के अंदर ये है कि PPF हो रखी है, और मुझे लगता है ब्लैक गाड़ी में तो मस्ट है PPF कराना। आप देख सकते हो ये बिल्कुल चमक मार रही है अभी और शाइन भी कर रही है। वैसे तो मैंने सुबह ही धुलवाई थी आज वीडियो के चक्कर में। उसके बाद मैंने इसके अंदर स्टॉक व्हील के अंदर ही एक एलॉय लगवा रखी है, ये इनक्यूबस का 9J रिम है, जो कि गाड़ी से थोड़ा सा बाहर है, ज़्यादा बाहर नहीं है। अगर देखा जाए ये स्टॉक टायर के अंदर ही मैंने लगवाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ टायर चेंज कराया। हाँ, मेरा आगे ज़रूर मन है कि मैं इसमें 80 डलवाऊँ या कोई और टायर डलवाऊँ। उसके बाद पीछे देखो, पीछे से भी इसका स्टांस काफ़ी एग्रेसिव आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ब्लैक के साथ ब्लैक मर्ज भी हो जाता है तो और अच्छा लगता है वो। इस साइड से भी गाड़ी की प्रोफाइल देख लो। उसके बाद मैंने इसमें फ्रंट में जो रैंगलर इंस्पायर्ड ग्रिल आती है वो लगवा रखी है। ये रही, देखो रैंगलर के अंदर यही ग्रिल आती थी, तो वही रैंगलर इंस्पायर्ड ग्रिल है। हाँ, रैंगलर तो नहीं लगती है पर क्लोज टू कॉपी तो रैंगलर लगती है। अगर मैं अंदर से बात करूँ तो अंदर इसमें अभी तक मैंने कुछ मेजर नहीं कराया। अंदर से ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें मैट्स डले हुए हैं। सीट कवर मैंने नहीं लगवाया है। कंपनी फिटेड स्टीरियो आता है, एक डैश कैम लगवा रखा है। और अगर मैं इसकी डिक्की की बात करूँ तो डिक्की में मैं दिखाता हूँ मैंने आपको क्या करा रखा है। तो डिक्की में मैंने लगवा रखा है बूफर और एम्प की फिटिंग। मैंने एम्पलीफायर यहीं पे छोड़ रखा है और ये वूफर भी यहीं पे रखा हुआ है। वूफर एम्प लगने के बाद इसकी कोई ज़्यादा जगह नहीं बचती, पर वो अब मैं आपको एक एक करके डिटेल रिव्यू में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या है। अब एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें विंड नॉइज़ बहुत है, क्योंकि ये इतना बॉक्सी डिज़ाइन है और इतना स्ट्रेट है आगे से कि इसमें इतनी तेज़ विंड नॉइज़ आती है ना। जैसे ही आप क्रूज़ करोगे अबव 120, भर हल्की हल्की आप साउंड आती ही रहेगी। और वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इस पर जैसी हवा हिट करती है आगे से तो वो आती ही आती है। उसके बाद जो मेरे को इसके अंदर सेकंड प्रॉब्लम ये लगती है कि जो महिंद्रा ने अब वैसे उसके लिए एक्सेसरीज लॉन्च कर दी है। यहाँ से जैसी बारिशों में आप गाड़ी चलाओगे तो ये पूरा जो हमारा एरिया है यहाँ पे कीचड़ आ जाता है, क्योंकि पीछे का रियर का मड फ्लैप नहीं आता। अब रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च करा। उसके बाद इसमें एक मेजर प्रॉब्लम जो अंदर से है गाड़ी के अंदर, वो है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस गाड़ी में थाई सपोर्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो आप, थाई सपोर्ट हमारा यहाँ पे होता है, थाई सपोर्ट तो इसमें बिल्कुल ही बहुत ही कम है। जो लोग 6 फीट टॉल है, मैं 6 फीट टॉल हूँ, तो मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम होती है इसके थाई सपोर्ट में कभी कभी कि मैं सीट इतनी पीछे करके चलाता हूँ कि मेरी बैक जो है बिल्कुल चिपक जाए, जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा थाई सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद इसके अंदर जो एक और प्रॉब्लम जो मेरे को फेस हुई है, इनफैक्ट मल्टीपल
महिंद्रा थार रॉक्स वाले यूज़र्स को ही होगी कि जो इसका रियर सीट है कंफर्ट के मामले में बहुत बढ़िया है, पर जो पीछे पैसेंजर बैठा होता है ये गाड़ी उछलती बहुत है, बहुत जंप करती है। कोई भी गड्ढा आता है, कुछ भी आता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा जंप करती है। कई बारी अगर आप स्पीड में चला रहे होते हो तो थोड़ी सी जो राइड है वो इतनी स्टेबल नहीं है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है अगर कोई ओल्ड एज बंदा पीछे बैठा होता है। बाकी इसकी एक और मेजर दिक्कत ये है कि इसमें आप जब भी इसको हाई स्पीड पे चलाओगे तो इसमें आगे से मच्छर बहुत लगते हैं, आपकी पूरी विंडशील्ड मच्छर से भर जाएगी। और ये विंडशील्ड इतनी स्ट्रेट है, कभी भी कोई छोटा सा हल्का सा भी पत्थर का टुकड़ा आता है तो वो सीधा यहाँ पे लगता है और पूरा शीशा क्रैक हो जाता है। ये आप कोई सी भी गाड़ी का उठा के देख लेना, अगर आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे कि रॉक्स में ये प्रॉब्लम आती है। फिर इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है गाड़ी के अंदर, वो है इसकी स्टीयरिंग। अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाके लिखोगे स्टीयरिंग कट नॉइस तो आपको दिख जाएगा कि स्टीयरिंग जैसी आप राइट लेफ्ट काटोगे आवाज़ आती है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी और इसमें मेरे को कुछ ऐसा मेजर इशू मिला नहीं, मैंने अभी आपको वैसे काफ़ी सारे बता ही दिए, फिर भी ये हमारा बिल्लू अच्छा है और ऐसा कुछ इशू मिला नहीं। अब इसकी बात करता हूँ मैं पॉजिटिव पॉइंट की। यार पॉजिटिव पॉइंट तो इस गाड़ी के जितने कह लूँ उतने कम है। सबसे पहले तो इसका स्टांस देखो यार आप गाड़ी का, यार मतलब 20 लाख रुपए के बजट में मुझे नहीं लगता आप क्रेटा, सेल्टॉस या कोई भी इस सेगमेंट की गाड़ी ले लो आपको ये वाला स्टांस मिल सकता है। हाँ स्कॉर्पियो में कहूँगा, एक स्कॉर्पियो में फिर भी मिल सकता है, बाकी और किसी भी गाड़ी में आपको ये वाला स्टांस मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो इसकी रोड प्रेजेंस है, जो इसमें बैठ के जो महसूस होता है, जो फील होता है, वो नेक्स्ट लेवल है यार। अगर मैं ड्राइव की बात करूँ तो यार ये गाड़ी पे मैं अप्रॉक्स 160-180 क्रूज़ कर चुका हूँ अप्रॉक्स। मैंने इसे आज तक भगाया है, लास्ट 175 के बाद ये लॉक हो जाती है, उसके बाद ये जाती नहीं है। तो 175 पे भी दिस कार वॉज स्टेबल। ऐसा नहीं था कि उधर उधर भाग रही थी या मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा था, बस मेरे साथ वालों को नहीं आ रहा था क्योंकि वो उछल बहुत रहे थे पीछे, जैसे हल्का सा भी बम्प आता था। बाकी इसको मैं पहाड़ों पे लेके गया, वो रियर व्हील ड्राइव है, तो रियर व्हील ड्राइव का आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा पहाड़ों पे कि कहीं से भी चढ़ जाएगी, कहीं से भी निकल जाएगी। हाँ 4x4 वाले मज़े नहीं ले पाओगे आप इसके अंदर, कि आप ये नहीं कि आप इसको मिट्टी में डाल दो या कोई रॉक वाले एरिया पे डाल दो जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ थोड़ा सा जाके मेजर इशू क्रिएट करेगी बिकॉज दिस इज़ नॉट अ 4x4 व्हीकल। बट अगर आप 4x4 ले रहे हो तो आपको ये सब इशू नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं ये गाड़ी एवरेज क्या देती है। अगर मैं इसकी एवरेज के बारे में बताऊँ तो एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि ये सिटी और हाईवे सेम एवरेज देती है। उसके पीछे मेजर रीज़न है इसका एरोडायनामिक्स। वो इतना ख़राब है कि हवा जो है वो इतनी तेज़ लगती है सामने से कि अगर ये ज़्यादा तेज़ चलाओगे या 120-140 पे चलाओगे तो ये कम एवरेज देने लग जाएगी, क्योंकि इसको बहुत स्पीड में जाने के लिए हवा का प्रेशर इतनी तेज़ लगता है कि वो डीजल जो है ज़्यादा लगता है। दूसरा, जो डीपीएफ की वार्निंग्स आती है डीजल गाड़ियों में, आप सुनते होंगे कि BS6 में डीपीएफ की वार्निंग बहुत आती है। मेरी आज तक ये गाड़ी में 24,000 चलाई है, मैंने एक बारी डीपीएफ की वार्निंग आई है खाली, दैट्स सेट। वो भी मैं पहाड़ों पे था तब आई, उसके अलावा आज तक नहीं आई। वो मैंने मैनुअल इसको रीजनरेट कर लिया, हो गया। बाकी अगर आपके डीजल गाड़ी है और BS6 है, मैनुअल है, तो उसे जितना हाई RPM पे आप क्रूज़ करोगे उतनी कम आपके चांसेस है कि डीपीएफ की लाइट आएगी, क्योंकि वो चोक ही नहीं होएगा फिल्टर। ओवरऑल एवरेज मैंने बता दी। अब बात करते हैं फैमिली, जो लोग फैमिली ओरिएंटेड है या जिनके घर पे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? उन्हें ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, वो क्रेटा सेल्टॉस ही लो। हाँ कोई अपने अर्ली 30s में है या 25 to 30 की एज के बीच में है, 25 से नीचे अगर तुम्हारे घर वाले दिला दे तो अलग बात है, पर जिन्होंने खुद की कमाई हुई से पैसे से गाड़ी ली है उनके लिए स्पेशली है, उनको ही गाड़ी लेनी चाहिए जो इस गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन्हें पता है कि हमने पहाड़ों पे जाना है, जिन्हें रियर व्हील ड्राइव का मतलब पता है, जिन्हें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो बहुत कमांडिंग होए रोड पे, उसकी रोड प्रेजेंस होए, उसमें कंफर्ट हो, पर हाँ गड्ढों पे आप हिलोगे बहुत, बाकी रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ही अच्छी है। चलाने वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत शानदार है। एक जो इस गाड़ी की सबसे ख़राब बात है, इनफैक्ट महिंद्रा की जो ख़राब बात है वो है इनके सर्विस सेंटर। भाई मैंने अभी तक 3 सर्विसेज कराई है महिंद्रा पे, मैं कह रहा हूँ पैथेटिक है। अगर तुम्हें बता ही नहीं सकता, इनसे गंदा कोई है ही नहीं। मतलब टाटा और महिंद्रा के बारे में जो भी ये बात बोलते हैं 100% सही बोलते हैं। मेरी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि इसके आगे विंडशील्ड में से ऊपर से पानी आ रहा था कहीं से, क्योंकि इन्होंने जो विंडशील्ड चिपकाने के टाइम पे जो एडेसिव यूज़ होता है वो ढंग से नहीं लगा रखा था। इन्होंने मेरी विंडशील्ड रिप्लेस करी, नया विंडशील्ड लगाई, मानसून आया उसमें से फिर पानी आने लग गया। फिर मैंने बाहर जाके वो विंडशील्ड एक्सपर्ट से जाके चेंज कराई विंडशील्ड, और वो फिर सही हो गई। मतलब बाहर इनसे बेटर काम हो गया। दूसरा, इसके अंदर मैं बता भी चुका हूँ अपने गाड़ी इसके अंदर व्लॉग के अंदर ही, कि इसमें आप अभी देखना थार रॉक स्टीयरिंग नॉइस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आते ही आता है। वो टॉक जहाँ वहाँ पे जाके टाइट करते थे, थोड़े टाइम चलाते हो फिर आने लग जाता है। अभी मेरी गाड़ी में फिर से आ रहा है।
तीसरा इसमें जो मेरे को दिक्कत मिली वो मिली मेरी प्रोपेलर शाफ्ट में। मैंने कुछ 10-12 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और 12 हज़ार किलोमीटर के बाद मेरी प्रोपेलर शाफ्ट भी चेंज हो गई। भाई क्रेज़ी है ये महिंद्रा के साथ है ही यही। ये तो अगर तुम महिंद्रा टाटा ले रहे हो तो इतना तो रहो यार। मेरे पास दूसरी गाड़ी टोयोटा है, उसका सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेट है। अब बात करते हैं और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए अगर आप कॉलेज जाते हो, आप बहुत एंथुसियास्ट हो कि आपको पहाड़ों पे लेके जानी है गाड़ी, आपको थोड़ी सी ऐसी गाड़ी चाहिए, आप रफ़ रोड पे जाते हो, उन लोगों को 100% गाड़ी लेनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्कॉर्पियन भी ले सकते हो, वो भी कम्प्लीटली इसकी कॉपी है, पर रॉक्स है तो थार ही है, नाम से ही पता लग रहा है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी अपने कमेंट्स में डाल देना, आपको जो भी पूछना है इस गाड़ी में मैंने क्या चीज़ कहाँ से लगवाई, मैं सब बता दूंगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइस।